डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। अनादि धागे, एक पुनर्जन्म गाथा, एटर्नल थ्रेड्स, अ टेल ऑफ रीबर्थ। यह कहानी है मीरा की, एक आधुनिक युवा स्त्री जो दिल्ली के भागदौड़ भरे जीवन में अपने करियर और सपनों को पूरा करने में लगी है। एक दिन अचानक उसे बार बार कुछ धुंधली यादें परेशान करने लगती हैं, ऐसी यादें जो उसकी अपनी नहीं लगती। उसे लगता है जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रही है, किसी और के सुख दुख महसूस कर रही है। ये यादें उसे एक पुराने खंडहर हवेली की ओर खींचती हैं, जो राजस्थान के एक वीरान गांव में स्थित है और जहां उसका कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा। जैसे जैसे मीरा उस हवेली के करीब पहुंचती है, उसे एक प्राचीन प्रेम कहानी की झलकियां मिलने लगती हैं, जो सदियों पहले वहीं बुनी गई थी। उसे पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि रानी पद्मावती का पुनर्जन्म है, और जो युवक उसे लगातार सपनों में दिख रहा है, वह असल में उसका पूर्वजन्म का प्रेमी राजकुमार विक्रम है। लेकिन उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी, क्योंकि एक भयानक विश्वासघात और युद्ध ने उन्हें अलग कर दिया था। अब वर्तमान में मीरा को न सिर्फ अपने पूर्वजन्म के प्रेम को समझना है, बल्कि उस अधूरे अध्याय को भी पूरा करना है। उसे पता चलता है कि अतीत की कुछ शक्तियां अभी भी सक्रिय हैं, जो उन्हें फिर से मिलने से रोकना चाहती हैं। क्या मीरा और विक्रम, जो अब एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में मौजूद है, अपने अनादि प्रेम के धागों को फिर से जोड़ पाएंगे? क्या वे अतीत के श्राप को तोड़कर एक साथ आ पाएंगे, या नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है? अनादि धागे, प्रेम, त्याग और नियति की एक ऐसी कहानी है जो आपको विश्वास दिलाएगी कि कुछ रिश्ते समय और जन्म मृत्यु के चक्र से परे होते हैं। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 1। मीरा के भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर रात वही खंडहर हवेली, वही दर्द भरी धुन और वही अजनबी चेहरा उसे सपनों में घेर लेता था। उसे लगा जैसे उसका दिमाग दो हिस्सों में बंट गया है, एक जो दिल्ली की आधुनिक मीरा है और दूसरा जो उस अतीत की अनसुनी पुकार को सुन रहा है। अपनी सहेली प्रिया की मदद से मीरा ने राजस्थान के उस वीरान गांव का पता लगाया। यह गांव रंगमहल के नाम से जाना जाता था और उसके केंद्र में वही हवेली खड़ी थी जिसे मीरा अपने सपनों में देखती थी। गांव पहुंचते ही मीरा को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे वह किसी पुरानी पहचान से मिल रही हो। हवेली की पथरीली दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां उसे जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही थी। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, एक तेज ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे हवा में चंदन और गुलाब की खुशबू तैर रही है और दूर से पायल की झंकार सुनाई दे रही है। उसकी आंखें बंद होने लगी और वह अतीत के गलियारों में खो गई। उसे साफ साफ दिखने लगा, वह रानी पद्मावती है, जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। राजकुमार विक्रम उसके जीवन में एक वसंत की तरह आया था। उनका प्रेम शुद्ध और गहरा था, जिसे देखकर लगता था जैसे सदियों से उनकी आत्माएं एक दूसरे का इंतजार कर रही थी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक ईर्ष्यालु दरबारी, गजेंद्र, जो पद्मावती को पाने का सपना देखता था, उसने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसने दुश्मन राजा शाहनवाज को रानी की सुंदरता के बारे में बताया और उसे रंगमहल पर हमला करने के लिए उकसाया। भयंकर युद्ध हुआ। विक्रम ने अपनी रानी और राज्य की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। पद्मावती ने भी अपनी प्रजा की महिलाओं के साथ जौहर की तैयारी कर ली थी, ताकि वे दुश्मनों के हाथों न पड़े। अंतिम क्षण में, जब विक्रम शाहनवाज से लड़ रहा था, गजेंद्र ने पीछे से वार करके विक्रम को मार डाला। पद्मावती ने अपनी आंखों के सामने अपने प्रेम को मरते देखा।
दर्द और प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई पद्मावती ने गजेंद्र को श्राप दिया कि वह कभी अपने प्रेम को पूरा नहीं कर पाएगा और उसकी आत्मा भटकती रहेगी। इसी क्षण शाहनवाज की सेना हवेली में घुस चुकी थी और पद्मावती ने आत्मदाह कर लिया। वर्तमान में मीरा की आंखें खुलीं। वह हाँफ रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अब सब कुछ याद आ चुका था, उसका नाम, उसका प्रेम और उसका दुखद अंत। उसे यह भी समझ आ गया था कि उसके सपनों में दिखने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है, जो शहर में एक इतिहासकार है और जिससे मीरा हाल ही में मिली थी। अर्जुन की आंखें और उसकी मुस्कान बिल्कुल विक्रम जैसी ही थी। अब मीरा को सिर्फ अपने प्रेम को खोजना ही नहीं था, बल्कि उस अधूरे श्राप और अतीत की शक्तियों से भी निपटना था। गजेंद्र की आत्मा अभी भी रंगमहल के आसपास भटक रही थी और वह नहीं चाहता था कि पद्मावती और विक्रम फिर से मिलें। मीरा को डर था कि अगर गजेंद्र ने अर्जुन को पहचान लिया तो वह उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्या मीरा अपने अतीत के प्रेम को पा सकेगी? क्या वह गजेंद्र के श्राप को तोड़ पाएगी और अपने नए जन्म में अपनी प्रेम कहानी को पूरा कर पाएगी, या अतीत का साया हमेशा उनके बीच रहेगा? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2, मीरा और अर्जुन की मुलाकात। मीरा रंगमहल की हवेली से बाहर निकली। उसका मन भावनाओं के भंवर में फंसा हुआ था। अतीत की यादें इतनी स्पष्ट थी कि उसे लग रहा था जैसे वह अभी भी पद्मावती है। उसे अर्जुन को ढूंढना था, अपने विक्रम को। लेकिन कैसे? उसे सिर्फ इतना पता था कि अर्जुन एक इतिहासकार है। दिल्ली वापस आकर मीरा ने अर्जुन के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। उसने इतिहास से संबंधित सेमिनारों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में उसकी तलाश की। कई दिनों की अथक खोज के बाद उसे पता चला कि डॉक्टर अर्जुन शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला और शाही परिवारों पर शोध कर रहे हैं। मीरा के दिल की धड़कन बढ़ गई। एक दिन मीरा ने हिम्मत करके दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्जुन के कार्यालय का पता लगाया। जब वह उसके दरवाजे पर पहुंची तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक गहरी आवाज आई, आइए। मीरा ने धीरे से दरवाजा खोला। अर्जुन अपनी मेज पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखें मीरा से मिली। एक पल के लिए समय थम सा गया। अर्जुन की आंखों में वही गहराई थी, वही पहचान थी जो मीरा ने अपने सपनों में देखी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जिसने मीरा के दिल को छू लिया। नमस्ते, मैं मीरा हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। अर्जुन ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, नमस्ते मीरा। बैठिए। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उसकी आवाज में एक अजीब सी परिचितता थी, जैसे वे पहले भी मिल चुके हों। मीरा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दरअसल मैं आपसे एक बहुत ही अजीब कारण से मिलने आई हूँ। मुझे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, किसी और समय में। अर्जुन की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। मैं समझा नहीं। मीरा ने गहरी सांस ली और उसे रंगमहल की हवेली, अपने सपनों और पद्मावती व विक्रम की पूरी कहानी बताई। अर्जुन पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जैसे जैसे मीरा बोलती गई, उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आती गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह भी कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। जब मीरा ने अपनी बात खत्म की, तो कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह अविश्वसनीय है, लेकिन मुझे भी कुछ ऐसी ही भावनाएं आती रही हैं। खासकर रंगमहल के बारे में। मैं हमेशा से उस पर शोध करना चाहता था।
अर्जुन ने मीरा को बताया कि उसे भी कई बार ऐसे सपने आते रहे हैं जहां वह एक रानी को बचाने की कोशिश कर रहा है और एक विश्वासघाती दरबारी उसे धोखा देता है। उसने कभी इन सपनों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन मीरा की कहानी सुनकर उसे लगा कि शायद ये सिर्फ सपने नहीं थे। तो क्या आप विक्रम हैं? मीरा ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने मीरा की आंखों में देखा। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे लगता है, हाँ, शायद हम हैं। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनके अनादि धागे फिर से जुड़ गए हैं। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, गजेंद्र का श्राप और अतीत की शक्तियां जो उन्हें फिर से मिलने से रोकना चाहती थी। उन्हें पता था कि उनकी यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 3 गजेंद्र का नया रूप। मीरा और अर्जुन एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पुनर्जन्म का यह रहस्य उनके लिए जितना चौंकाने वाला था, उतना ही गहरा भी था। लेकिन इस एहसास के साथ ही एक नए खतरे की चेतावनी भी थी। गजेंद्र का श्राप, जो पद्मावती ने उसे दिया था, अभी भी सक्रिय था। गजेंद्र? वह कहाँ होगा? मीरा ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। क्या वह हमें फिर से नुकसान पहुंचाएगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि वह हमारे आसपास ही है, मीरा। उसकी आत्मा भटक रही है और वह हमें एक दूसरे से दूर रखने की पूरी कोशिश करेगा। और अर्जुन का अंदाजा सही था। गजेंद्र की आत्मा ने सदियों तक अपने अधूरे प्रेम और प्रतिशोध की आग में जलते हुए भटकने के बाद अब एक नया रूप ले लिया था। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं था, बल्कि एक जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर चुका था। आदित्य। यह गजेंद्र का वर्तमान रूप था। आदित्य दिल्ली का एक प्रभावशाली और धनी व्यापारी था, जिसका सत्ता और नियंत्रण पर गहरा जुनून था। वह बेहद आकर्षक, बुद्धिमान और लोगों को अपनी बातों में फंसाने में माहिर था। उसे लगता था कि हर चीज पर उसका अधिकार है और जो वह चाहे उसे मिलकर ही रहे। आदित्य को अपने पूर्वजन्म की कोई स्पष्ट यादें नहीं थी, लेकिन उसके अवचेतन में पद्मावती को पाने की अधूरी लालसा और विक्रम के प्रति गहरी ईर्ष्या अभी भी मौजूद थी। यह ईर्ष्या और लालसा ही उसे मीरा और अर्जुन की ओर खींच रही थी। आदित्य ने मीरा को एक सामाजिक समारोह में देखा था और उसकी सुंदरता से तुरंत मोहित हो गया था। उसे नहीं पता था कि यह पद्मावती है, लेकिन उसे मीरा में कुछ ऐसा दिखा जो उसे बरसों से चाहिए था, एक पूर्णता, एक स्वामित्व की भावना। उसने मीरा से दोस्ती करने की कोशिश की और जल्द ही उसके जीवन में अपनी जगह बनाने लगा। वह मीरा को अपने भव्य जीवन शैली से प्रभावित करने की कोशिश करता और उसे हर तरह की सुविधा देने का वादा करता। जब आदित्य को पता चला कि मीरा अर्जुन के करीब आ रही है, तो उसके भीतर की ईर्ष्या फिर से जाग उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसे अर्जुन से एक तीव्र घृणा महसूस होने लगी, जिसे वह तर्कसंगत नहीं बता सकता था। वह अर्जुन को अपने रास्ते का कांटा समझने लगा और उसे मीरा से दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश करने लगा। आदित्य ने अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग करके अर्जुन के करियर में बाधाएं डालना शुरू कर दिया। वह उसके शोध को रोकने की कोशिश करता, उसे गलत साबित करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाता और उसे वित्तीय रूप से कमजोर करने के लिए चालें चलता। गजेंद्र की ईर्ष्या अब आदित्य के रूप में प्रकट हो रही थी और वह मीरा और अर्जुन के मिलन को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे उसे अपने पूर्वजन्म की यादें न हों। उसका एकमात्र उद्देश्य मीरा को पाना और अर्जुन को हराना था। मीरा और अर्जुन अब एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे थे, जिसे वे पहचानते तो थे,
लेकिन जिसे यह भी नहीं पता था कि वह कौन था। यह लड़ाई अब सिर्फ पुनर्जन्म की नहीं थी, बल्कि अतीत के श्राप और वर्तमान की ईर्ष्या के बीच की थी। चैप्टर 4, चुनौतियों का सामना। मीरा और अर्जुन के लिए यह एक अजीब स्थिति थी। उन्हें पता था कि आदित्य ही गजेंद्र है, लेकिन आदित्य को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वह तो बस अपने स्वार्थ और अनजानी ईर्ष्या से प्रेरित होकर उन्हें परेशान कर रहा था। मीरा और अर्जुन ने तय किया कि वे सीधे आदित्य का सामना नहीं करेंगे, बल्कि उसकी चालों को समझेंगे और उनसे निपटने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेंगे। आदित्य ने अपनी व्यावसायिक और राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके अर्जुन के शोध पर हमले शुरू कर दिए। उसने विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव डाला कि अर्जुन के प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी जाए, उसके सेमिनारों को रद्द कर दिया जाए और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल की जाए। अर्जुन को अचानक पता चला कि उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशनों में चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं और उसके सहयोगियों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। यह देखकर अर्जुन पहले तो हताश हुआ, लेकिन मीरा ने उसे सांत्वना दी। यह गजेंद्र की पुरानी चाल है, विक्रम, उसने कहा। वह तुम्हें कमजोर करना चाहता है, लेकिन इस बार हम साथ हैं। अर्जुन ने मीरा की बात पर विश्वास किया और अपनी पूरी ताकत से इन आरोपों का खंडन करना शुरू कर दिया। उसने सबूत इकट्ठा किए, अपने पुराने छात्रों और सहयोगियों से समर्थन मांगा और सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी। मीरा ने उसे भावनात्मक सहारा दिया और उसकी कानूनी लड़ाई में भी मदद की। आदित्य ने मीरा को अपने जाल में फंसाने के लिए भी कई तरीके अपनाए। उसने मीरा को अपनी कंपनी में एक आकर्षक पद की पेशकश की, उसे महंगे तोहफे दिए और उसे अपनी पार्टियों और सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित किया। उसका इरादा मीरा को अर्जुन से दूर खींचना और उसे अपने नियंत्रण में लेना था। वह लगातार अर्जुन के बारे में मीरा के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करता। मीरा ने आदित्य के इरादों को भांप लिया था। उसने बड़ी चतुराई से आदित्य की हर पेशकश को ठुकराया, लेकिन उसे गुस्सा दिलाए बिना। उसने बहाने बनाए, जैसे उसके पास पहले से काम है या वह अपनी परियोजनाओं में व्यस्त है। मीरा ने आदित्य के सामने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम को सीधे जाहिर नहीं किया, ताकि वह भड़क न जाए। इसके बजाय उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया, आदित्य को दोस्त बनाए रखा, लेकिन कभी भी उसे अपने निजी जीवन में घुसने नहीं दिया। जैसे जैसे आदित्य की हरकतें बढ़ती गईं, मीरा और अर्जुन को अतीत के कुछ और धुंधले संकेत मिलने लगे। उन्हें सपने में बार बार एक प्राचीन ताबीज दिखाई देने लगा, जो पद्मावती और विक्रम के प्रेम का प्रतीक था और जिसमें कुछ अदृश्य शक्तियां समाई हुई थी। उन्हें लगा कि शायद यही ताबीज गजेंद्र के श्राप को तोड़ने का रास्ता है। उन्होंने रंगमहल की हवेली में लौटकर उस ताबीज की तलाश करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि यह ताबीज उन्हें गजेंद्र की आत्मा को शांत करने या उसे उसके कर्मों का फल भुगतने में मदद करेगा, ताकि वे अपनी प्रेम कहानी को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें। उन्हें यह भी समझना था कि क्या गजेंद्र को अपने पूर्वजन्म की यादें वापस दिलाई जा सकती हैं, या क्या उसे केवल रोका जा सकता है। चैप्टर 5, ताबीज की खोज और टकराव। मीरा और अर्जुन एक बार फिर रंगमहल की प्राचीन हवेली पहुंचे। इस बार उनका मकसद सिर्फ यादें ताज़ा करना नहीं, बल्कि उस रहस्यमय ताबीज को खोजना था, जिसके बारे में उन्हें सपनों में संकेत मिले थे। हवेली पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। हर कोने में अतीत की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उन्होंने पुरानी किताबों, नक्शों और रानी पद्मावती के कमरों की तलाशी शुरू की। दिन भर की खोज के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। मीरा लगभग हार मान चुकी थी। तभी अर्जुन की नज़र एक पुरानी, टूटी हुई मूर्ति पर पड़ी, जो एक बंद कोने में धूल फाक रही थी। मूर्ति की आंख में एक छोटा सा छेद था।
उसने उसे घुमाया और एक धीमी, यांत्रिक आवाज के साथ दीवार में एक छोटा सा गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटी सी कोठरी थी और उसके बीच में एक पुराने लकड़ी के बक्से पर वही ताबीज चमक रहा था। यह एक सुंदर चांदी का ताबीज था जिस पर एक कमल का फूल खुदा हुआ था और उसके चारों ओर जटिल नक्काशी की गई थी। ताबीज में एक हल्की नीली आभा थी और उसे छूते ही मीरा और अर्जुन को एक तीव्र ऊर्जा महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे उनकी नसंस में अतीत और वर्तमान का संगम हो रहा हो। ताबीज मिलते ही मीरा को अचानक एक और स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। पद्मावती ने युद्ध से ठीक पहले इस ताबीज को छिपाया था, यह जानते हुए कि यह उनकी प्रेम शक्ति का प्रतीक है और एक दिन उनके पुनर्जन्म को मार्गदर्शन देगा। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। तभी उन्हें हवेली के मुख्य हॉल से कदमों की आवाज सुनाई दी। वहां आदित्य खड़ा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि मीरा और अर्जुन वहां क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे एक अज्ञात शक्ति ने वहां खींच लिया था। उसके अवचेतन में बसी गजेंद्र की ईर्ष्या अब पूरी तरह हावी हो चुकी थी। तो तुम दोनों यहाँ हो, आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखें मीरा और फिर अर्जुन पर टिकीं। मुझे पता था कि तुम लोग कुछ छिपा रहे हो, लेकिन यह क्या है? उसकी नजर ताबीज पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच आ गया। उसे नहीं पता था क्यों, पर वह ताबीज उसे अपना लग रहा था, जिस पर उसका अधिकार होना चाहिए। अर्जुन ने मीरा को अपने पीछे किया और ताबीज को कसकर पकड़ लिया। आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो मेरा है उसे लेने आया हूँ, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा और अचानक उसके व्यवहार में एक क्रूरता आ गई। उसने मीरा और अर्जुन पर हमला कर दिया। उसकी ताकत हैरान करने वाली थी, मानो उसमें कोई अलौकिक शक्ति आ गई हो। यह सिर्फ आदित्य नहीं था, बल्कि गजेंद्र की सदियों पुरानी प्रतिशोध की अग्नि थी जो उसके भीतर धधक रही थी। मीरा और अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से उसका सामना किया। ताबीज की शक्ति उनके हाथों में महसूस हो रही थी। जब आदित्य ने मीरा पर हमला करने की कोशिश की, तो अर्जुन ने उसे धकेल दिया। इसी धक्का मुक्की में ताबीज आदित्य के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया और 2 टुकड़ों में टूट गया। जैसे ही ताबीज टूटा, एक तेज रोशनी निकली और एक भयानक चीख सुनाई दी। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, उसके शरीर में कंपन होने लगा। रोशनी के साथ एक काली छाया उसके शरीर से निकली और हवेली की दीवारों से टकराते हुए गायब हो गई। जब रोशनी शांत हुई, तो आदित्य जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर अब वह क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही मीरा और अर्जुन उसके पास पहुंचे, आदित्य ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी। वह भ्रमित और कमजोर दिख रहा था। मैं कहाँ हूँ? उसने धीरे से पूछा। गजेंद्र की आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी। ताबीज के टूटने से श्राप भी टूट गया था और गजेंद्र की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। आदित्य अब सिर्फ एक भ्रमित इंसान था, जिसे अपने पूर्वजन्म की कोई याद नहीं थी और न ही उस ईर्ष्या का कोई निशान बचा था। मीरा और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में राहत और जीत का भाव था। गजेंद्र का अध्याय अब बंद हो चुका था। उनके अनादि धागे अब किसी बाधा के बिना पूरी तरह से जुड़ सकते थे। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 6, प्रेम की पूर्णता। आदित्य को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को मानसिक सदमे का परिणाम बताया, क्योंकि उन्हें गजेंद्र की आत्मा या पुनर्जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आदित्य धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उसे अपने अतीत के किसी भी कृत्य की कोई याद नहीं थी।
वह एक नया जीवन शुरू करने के लिए स्वतंत्र था, गजेंद्र के श्राप और ईर्ष्या के भार से मुक्त। मीरा और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। हवेली की शांति उन्हें एक नए अध्याय का संकेत दे रही थी। टूटे हुए ताबीज के टुकड़े उनके सामने पड़े थे, जो उनकी पिछली जिंदगी के दर्दनाक अंत और वर्तमान की विजय का प्रतीक थे। उन्होंने उन टुकड़ों को उठाया, यह जानते हुए कि अब उन्हें किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं थी। उनका प्रेम ही उनका सबसे बड़ा ताबीज था। अगले कुछ महीने मीरा और अर्जुन के लिए एक सपने जैसे थे। वे अब एक दूसरे से कोई बात छिपाते नहीं थे। उन्होंने अपने पूर्वजन्म की हर छोटी बड़ी बात साझा की। पद्मावती और विक्रम के प्रेम की गहराई, उनके एक दूसरे के लिए त्याग और उनके अधूरे सपने। उन्होंने रंगमहल की हवेली को उसके मूल गौरव पर लौटाने का फैसला किया, न सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, बल्कि अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में भी। अर्जुन ने अपने इतिहास के ज्ञान का उपयोग किया और मीरा ने अपनी कलात्मक दृष्टि से हवेली को फिर से जीवंत किया। यह केवल एक जीर्णोद्धार नहीं था, बल्कि अतीत के साथ सुलह का एक कार्य था। उन्होंने रंगमहल में एक छोटा सा संग्रहालय भी स्थापित किया, जहां उन्होंने उस अवधि की कलाकृतियों और इतिहास को प्रदर्शित किया। आदित्य ने भी अपने ठीक होने के बाद इस प्रोजेक्ट में वित्तीय सहायता प्रदान की। उसे यह नहीं पता था कि वह अनजाने में अपने ही अतीत को सम्मान दे रहा था। मीरा और अर्जुन ने आखिरकार रंगमहल में ही शादी कर ली। यह एक भव्य लेकिन अंतरंग समारोह था, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार शामिल थे। उन्होंने अपनी प्रेम कहानी किसी को नहीं बताई। यह उनके और उनके बीच का एक पवित्र रहस्य था। उनकी शादी की रस्में पुरानी परंपराओं और नए युग के संगम का प्रतीक थीं, ठीक वैसे ही जैसे उनकी आत्माएं सदियों बाद एक हुई थी। उनका जीवन प्यार, समझ और सम्मान से भरा था। मीरा ने अपनी कला को और निखारा और अर्जुन ने इतिहास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। वे अक्सर रंगमहल जाते थे, जहां उन्हें अपने इतिहास और अपने प्रेम की जड़ें महसूस होती थी। हर शाम वे हवेली की छत पर बैठते, सूर्यास्त देखते और एक दूसरे का हाथ थामे भविष्य के सपने देखते। गजेंद्र का श्राप टूट चुका था और उनके प्रेम के धागे अब अनादि काल के लिए एक हो चुके थे। अनादि धागे केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह विश्वास था कि सच्चा प्रेम समय, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। यह एक ऐसी गाथा थी जो बताती है कि कुछ आत्माएं हमेशा एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। मीरा और अर्जुन ने एक सुखी और पूर्ण जीवन जिया, यह जानते हुए कि उनका प्रेम वास्तव में अमर था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 7, मीरा और अर्जुन का भविष्य। गजेंद्र के श्राप से मुक्ति मिलने और रंगमहल हवेली के जीर्णोद्धार के बाद मीरा और अर्जुन का जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ा। उन्होंने अपने अतीत को सम्मान दिया, लेकिन भविष्य की ओर देखने का फैसला किया। मीरा और अर्जुन ने अपनी शादी के बाद रंगमहल में ही रहने का फैसला किया। यह हवेली अब उनके प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी और वे इसे एक जीवित इतिहास के रूप में बनाए रखना चाहते थे। मीरा ने अपनी कला को हवेली के जीर्णोद्धार और सजावट में लगाया, जिससे हर कोने में उसकी रचनात्मकता झलकती थी। उसने प्राचीन भारतीय कला रूपों का अध्ययन किया और उन्हें आधुनिक स्पर्श दिया, जिससे हवेली एक अनूठी कला गैलरी में बदल गई। अर्जुन ने अपने ऐतिहासिक शोध को और गहरा किया। उसने रंगमहल और उसके आसपास के क्षेत्रों के अनकहे इतिहास को उजागर करने के लिए काम किया। उसने कई किताबें लिखी जो न केवल उनके राज्य के गौरवशाली अतीत को दर्शाती थीं, बल्कि पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालती थीं। हालांकि उसने अपनी निजी कहानी को गोपनीय रखा। उसके शोध ने उसे एक प्रसिद्ध इतिहासकार बना दिया
और लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने आते थे। कुछ वर्षों बाद मीरा और अर्जुन के जीवन में एक और खुशी आई। उन्हें एक बेटी हुई। उन्होंने उसका नाम अनंतिका रखा, जिसका अर्थ है जिसका कोई अंत न हो, जो उनके अनादि प्रेम का प्रतीक था। अनंतिका में मीरा की कलात्मकता और अर्जुन की बुद्धिमत्ता दोनों का संगम था। वे उसे रंगमहल के इतिहास और उसके पीछे की कहानियों से परिचित कराते थे, लेकिन बहुत ही सरल और बाल सुलभ तरीके से। वे उसे यह भी सिखाते थे कि प्रेम और सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। मीरा और अर्जुन ने केवल अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि समाज के लिए भी काम किया। उन्होंने रंगमहल के आसपास के गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पहल की। उन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की जो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और लुप्त हो रही कला रूपों को पुनर्जीवित करने के लिए काम करता था। उनकी यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक भी थी। वे नियमित रूप से ध्यान करते और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते, जिससे उन्हें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद मिली। आदित्य के साथ उनका रिश्ता समय के साथ सामान्य हो गया। आदित्य को अपने पूर्वजन्म की कोई याद नहीं थी, लेकिन वह मीरा और अर्जुन के प्रति एक अजीब सा सम्मान महसूस करता था। वह उनके सामाजिक कार्यों में भी मदद करता था, अनजाने में अपने अतीत के कर्मों का प्रायश्चित कर रहा था। मीरा और अर्जुन का भविष्य प्रेम, शांति और उद्देश्य से भरा था। उन्होंने न केवल अपने अनादि प्रेम को पूर्णता दी, बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों को भी प्रेरित किया। वे इस बात के जीवंत प्रमाण थे कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर जाता है और आत्माएं हमेशा अपने घर का रास्ता खोज लेती हैं। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो रंगमहल की दीवारों में हमेशा गूंजती रहेगी, अनादि धागे के रूप में। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 8 विस्तृत भविष्य। मीरा और अर्जुन का जीवन अब केवल उनके अतीत के प्रेम को पूरा करने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक गहरे उद्देश्य और शांति की ओर बढ़ रहा था। रंगमहल, जो कभी उनके दुखद अंत का साक्षी था, अब उनके अनंत प्रेम और भविष्य की आशा का प्रतीक बन चुका था। मीरा की कलात्मक दृष्टि और अर्जुन के ऐतिहासिक ज्ञान ने मिलकर रंगमहल को एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ उसे पुनर्स्थापित नहीं किया, बल्कि उसे एक ऐसे स्थान में बदला जहां कला, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम होता था। हवेली के बड़े हॉल अब नियमित रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य प्रदर्शन की मेजबानी करते थे, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। मीरा ने एक कला विद्यालय भी शुरू किया जहां युवा कलाकारों को प्राचीन और समकालीन कला रूपों में प्रशिक्षण दिया जाता था। दीवारों पर अब मीरा की अपनी पेंटिंग सजी थी, जिनमें पद्मावती और विक्रम के जीवन की घटनाओं को खूबसूरती से दर्शाया गया था, लेकिन इस तरह से कि वे रहस्यमय बनी रहें और केवल वही लोग समझ सके जो इस कहानी से परिचित थे। अर्जुन का शोध अब सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने पुनर्जन्म और चेतना के गूढ़ विषयों पर भी गहन अध्ययन शुरू कर दिया था। उसने प्राचीन भारतीय ग्रंथों, जैसे उपनिषद और भगवद गीता, का गहराई से विश्लेषण किया और आधुनिक विज्ञान के साथ उनके संबंधों की पड़ताल की। वह अक्सर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और सम्मेलनों में व्याख्यान देते थे, जहां वे सीधे अपनी निजी कहानी का उल्लेख किए बिना आत्मा की अमरता और कर्म के सूक्ष्म प्रभावों पर चर्चा करते थे। उनके व्याख्यान न केवल विद्वानों के बीच, बल्कि आम लोगों के बीच भी बहुत लोकप्रिय हुए, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते थे। उनकी बेटी अनंतिका रंगमहल के शांत और समृद्ध वातावरण में पली बढ़ी। उसमें अपने माता-पिता के गुणों का सुंदर मिश्रण था। वह अर्जुन की तरह जिज्ञासु थी और घंटों हवेली के इतिहास के बारे में सुनती थी, और मीरा की तरह कला और प्रकृति से जुड़ी हुई थी।
मीरा और अर्जुन ने उसे कभी सीधे तौर पर अपने पुनर्जन्म की कहानी नहीं बताई, लेकिन उन्होंने उसे भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता की गहरी समझ दी। अनंतिका ने अपने माता पिता के विरासत को आगे बढ़ाया। उसने रंगमहल के कला और विरासत संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी कहानी और उनके द्वारा स्थापित मूल्य पीढ़ियों तक जीवित रहें। आदित्य ने अपने पूर्वजन्म की किसी भी याद के बिना एक सफल व्यवसायी के रूप में अपना जीवन जारी रखा, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक अनदेखा बदलाव आया था। वह अब पहले जैसा ईर्ष्यालु और नियंत्रित करने वाला नहीं था। उसने अपनी विशाल संपत्ति का उपयोग परोपकारी कार्यों में करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्रों में। वह रंगमहल के संरक्षण और अर्जुन के शोध को भी अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करता था। यह नियति का एक अजीब मोड़ था, जहां गजेंद्र की आत्मा ने अपने गलत कर्मों से मुक्त होकर अपने अतीत की नकारात्मकता के बावजूद सकारात्मक योगदान देना शुरू कर दिया था। मीरा और अर्जुन का जीवन एक जीवित प्रमाण था कि प्रेम वास्तव में अमर होता है। उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत प्रेम को पूर्णता दी, बल्कि उन्होंने एक ऐसी विरासत भी बनाई जो दूसरों को प्रेरित करती थी। रंगमहल की हर ईंट, हर कलाकृति और हर गूंजती धुन उनके अनादि धागे की कहानी कहती थी, एक ऐसी कहानी जो समय, मृत्यु और सीमाओं से परे थी, और जो हमेशा के लिए प्रेम की शक्ति का प्रतीक बनी रहेगी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 9, ऐतिहासिक खुलासा। मीरा और अर्जुन के शांत जीवन में उनके शोध ने एक और अप्रत्याशित मोड़ लिया। रंगमहल के इतिहास पर काम करते हुए अर्जुन को एक प्राचीन पांडुलिपि मिली, जो हवेली के एक गुप्त तहखाने में छिपी हुई थी। यह पांडुलिपि किसी अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई थी, और उसकी भाषा इतनी पुरानी थी कि उसे समझना बेहद मुश्किल था। अर्जुन ने मीरा की मदद से उस पांडुलिपि का अध्ययन करना शुरू किया। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत और गहन शोध के बाद उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। पांडुलिपि में न केवल पद्मावती और विक्रम के प्रेम की कहानी का विस्तृत वर्णन था, बल्कि उसमें एक प्राचीन गुप्त समाज का भी उल्लेख था, जिसे ज्ञान के संरक्षक कहा जाता था। यह समाज सदियों से अस्तित्व में था और उसका उद्देश्य ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना और आत्माओं के पुनर्जन्म के चक्र को समझना था। पांडुलिपि में बताया गया था कि पद्मावती और विक्रम का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, बल्कि यह ज्ञान के संरक्षक समाज के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनके मिलन और बिछड़ने का संबंध ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और कुछ विशेष नक्षत्रों की स्थिति से था। सबसे बड़ा खुलासा यह था कि गजेंद्र का श्राप केवल पद्मावती के क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि ज्ञान के संरक्षक समाज द्वारा निर्धारित एक परीक्षण भी था। यह परीक्षण यह देखने के लिए था कि क्या सच्चा प्रेम समय और बाधाओं के बावजूद पुनर्जीवित हो सकता है। पांडुलिपि में यह भी बताया गया था कि जब ताबीज टूटा और गजेंद्र की आत्मा मुक्त हुई, तो यह उस परीक्षण के सफल समापन का संकेत था, और अब मीरा और अर्जुन को ज्ञान के संरक्षक समाज के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस खुलासे ने मीरा और अर्जुन के जीवन को एक नया आयाम दिया। उन्हें पता चला कि उनका प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उसका एक ब्रह्मांडीय महत्व भी था। पांडुलिपि में ज्ञान के संरक्षक समाज के वर्तमान ठिकाने का भी एक धुंधला संकेत था, हिमालय की ऊंची चोटियों में छिपा एक प्राचीन मठ। अब मीरा और अर्जुन के सामने एक नई यात्रा थी। उन्हें न केवल अपने प्रेम को जीना था, बल्कि ज्ञान के संरक्षक समाज को खोजना था, उनके ज्ञान को समझना था, और शायद ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभानी थी। उनकी कहानी अब केवल पुनर्जन्म की प्रेम गाथा नहीं थी, बल्कि मानव चेतना और ब्रह्मांडीय रहस्यों की खोज की एक महाकाव्य यात्रा बन चुकी थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में।
चैप्टर 10 ज्ञान के संरक्षकों की खोज। पांडुलिपि से मिले खुलासे ने मीरा और अर्जुन के जीवन में एक नई अग्नि प्रज्वलित कर दी। उनका प्रेम अब केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि उसका एक व्यापक ब्रह्मांडीय उद्देश्य था। ज्ञान के संरक्षक समाज को खोजना अब उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई थी। उन्होंने अपनी बेटी अनंतिका को कुछ समय के लिए मीरा के माता-पिता के पास छोड़ा और अपनी नई यात्रा पर निकल पड़े। पांडुलिपि में दिए गए धुंधले संकेतों के आधार पर उन्हें पता चला कि यह समाज हिमालय की दुर्गम चोटियों में कहीं छिपा हुआ है, जहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी। उन्हें बर्फीले पहाड़ों, घने जंगलों और अनजाने रास्तों से गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई ऐसे लोग मिले जो रहस्यमय थे, कुछ मददगार, कुछ संदिग्ध। उन्होंने स्थानीय लोक कथाओं और प्राचीन कहानियों का अध्ययन किया, जिनमें ज्ञान के संरक्षक समाज के बारे में अस्पष्ट उल्लेख थे। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां का वातावरण अचानक बदल गया। हवा में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस होने लगी। दूर से उन्हें एक विशाल, प्राचीन मठ की धुंधली छवि दिखाई दी, जो बादलों के बीच छिपा हुआ था। यह वही मठ था जिसके बारे में पांडुलिपि में संकेत दिया गया था। मठ तक पहुंचने का रास्ता एक संकरी, खतरनाक पगडंडी से होकर गुजरता था। जैसे ही वे मठ के करीब पहुंचे, उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। तभी मठ के दरवाजे धीरे धीरे खुले और एक वृद्ध, शांत भिक्षु उनके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहरी समझ और असीम शांति थी। स्वागत है, मीरा और अर्जुन, भिक्षु ने एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज में कहा। हमें पता था कि तुम आओगे। मीरा और अर्जुन हैरान रह गए। भिक्षु ने उन्हें बताया कि वह ज्ञान के संरक्षक समाज के मुखिया है। उन्होंने समझाया कि उनका समाज सदियों से पद्मावती और विक्रम की आत्माओं पर नजर रख रहा था, क्योंकि उनका प्रेम ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण था। गजेंद्र का श्राप और ताबीज का टूटना, यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था ताकि वे अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकें। भिक्षु ने उन्हें मठ के अंदर ले गए, जहां उन्होंने ज्ञान के संरक्षक समाज के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। ये सदस्य विभिन्न पृष्ठभूमि और राष्ट्रीयताओं के थे। सभी ने ब्रह्मांडीय ज्ञान और संतुलन को बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने मीरा और अर्जुन को प्राचीन ज्ञान, योग, ध्यान और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के बारे में शिक्षा देना शुरू किया। मीरा और अर्जुन ने मठ में कई महीने बिताए, जहां उन्होंने अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित किया और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा। उन्हें पता चला कि उनका प्रेम केवल एक व्यक्तिगत भावना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा थी जो ब्रह्मांडीय संतुलन में योगदान करती थी। उन्होंने सीखा कि कैसे अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाया जाए और कैसे अतीत और भविष्य के बीच के धागों को समझा जाए। इस यात्रा ने उन्हें न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया, बल्कि उन्हें एक नया उद्देश्य भी दिया। वे अब केवल अपने प्रेम को जीने वाले नहीं थे, बल्कि ज्ञान के संरक्षक समाज के महत्वपूर्ण सदस्य बन गए थे, जो ब्रह्मांडीय सद्भाव को बनाए रखने के लिए काम करेंगे। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 11 ज्ञान के संरक्षकों के रूप में नई भूमिका। ज्ञान के संरक्षक समाज में मीरा और अर्जुन का आगमन कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह सदियों पुरानी भविष्यवाणी की पूर्ति थी। उनकी अद्वितीय प्रेम कहानी, जो पुनर्जन्म के चक्र से गुजरी थी, उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझने और उनके साथ काम करने की विशेष क्षमता प्रदान करती थी। भिक्षु मुखिया और अन्य सदस्यों ने मीरा और अर्जुन को उनकी नई भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया। उन्हें सिखाया गया कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को महसूस किया जाए, कैसे अतीत और भविष्य के धागों को पढ़ा जाए
और कैसे उन सूक्ष्म असंतुलनों को पहचाना जाए जो दुनिया में उथल-पुथल मचा सकते हैं। मीरा की सहज अंतर्ज्ञान और अर्जुन की तार्किक समझ का संगम उन्हें इस कार्य में बेजोड़ बनाता था। उनकी मुख्य भूमिकाओं में से एक थी अनादि धागों का अध्ययन और संरक्षण। ये धागे ब्रह्मांड में मौजूद सभी आत्माओं के बीच के संबंधों का प्रतिनिधित्व करते थे, और मीरा व अर्जुन अपने स्वयं के पुनर्जन्म के अनुभव के कारण इन धागों को दूसरों से बेहतर समझ सकते थे। वे उन आत्माओं की पहचान करते थे जो अपने कर्मों के कारण भटक रही थी या जिन्हें अपने पुनर्जन्म के उद्देश्य को पूरा करने में मदद की जरूरत थी। वे उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए दूर से ऊर्जा भेजते थे या कभी-कभी यदि आवश्यक हो तो गुप्त रूप से हस्तक्षेप भी करते थे। मीरा और अर्जुन का प्रेम केवल एक व्यक्तिगत भावना नहीं थी, यह एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी। ज्ञान के संरक्षक समाज ने उन्हें सिखाया कि कैसे इस प्रेम ऊर्जा का उपयोग नकारात्मकता को शांत करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए किया जाए। जब भी दुनिया में कोई बड़ा असंतुलन या संघर्ष पैदा होता था, तो वे एक साथ ध्यान करते थे, अपनी संयुक्त प्रेम ऊर्जा को उस क्षेत्र में निर्देशित करते थे, जिससे शांति और सद्भाव बहाल हो सके। उनकी यह क्षमता उन्हें समाज के भीतर एक विशेष स्थान दिलाती थी। वे केवल रहस्यमय कार्य ही नहीं करते थे, बल्कि ज्ञान के संरक्षक समाज के ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अर्जुन ने प्राचीन पांडुलिपियों का अनुवाद किया और नए ग्रंथ लिखे, जिनमें ब्रह्मांडीय नियमों और आत्मा के सफर के बारे में जानकारी थी। मीरा ने अपनी कला का उपयोग जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को सरल और सुंदर चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए किया, जिससे यह ज्ञान अधिक सुलभ हो सके। उनकी बेटी अनंतिका, जो अब युवा हो चुकी थी, अक्सर उनसे मिलने मठ आती थी। उसे अपने माता-पिता के इस रहस्यमय जीवन के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन वह उनकी गहरी शांति और ज्ञान से प्रभावित थी। मीरा और अर्जुन उसे भी धीरे-धीरे ज्ञान के संरक्षक, समाज के मूल्यों और सिद्धांतों से परिचित करा रहे थे, यह जानते हुए कि एक दिन वह भी इस विरासत को आगे बढ़ा सकती है। मीरा और अर्जुन ने अपना शेष जीवन ज्ञान के संरक्षक, समाज के समर्पित सदस्यों के रूप में बिताया। उनका प्रेम, जो सदियों से चला आ रहा था, अब केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया था। वे अनादि धागों के सच्चे रखवाले थे, जो यह सुनिश्चित करते थे कि प्रेम और संतुलन हमेशा बना रहे। नेक्स्ट चैप्टर में और भी रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।